जब मैं जेल से बाहर आया तो जेल के बाहर दर्जनों लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी। सैकड़ों भाई मुझे देखते ही घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने सबसे आगे खड़ी रोल्स रॉयस का दरवाजा खोला और मुझसे वापस आकर सब कुछ संभालने की गुजारिश की। मैं बिना पीछे देखे बस इतना कहकर चला गया, आज के बाद गुओ जियांगलोंग नाम खत्म। 15 साल पहले नदी किनारे मैं अकेला था, हाथ में सिर्फ एक चाकू था, लेकिन मैंने अकेले 1000 लोगों का सामना किया। तभी से लोग मुझे गुओ जियांगलोंग कहने लगे। फिर एक दिन मेरी गर्भवती पत्नी मुझसे जेल में मिलने आई। उसने कहा, तुम पिता बनने वाले हो। मैं अपनी उस बेटी से रिश्ता सुधारना चाहता था जिससे मैं 15 साल से नहीं मिला था। तभी मेरी पत्नी ने स्कूल की कैंटीन की शिकायत की। उसने बताया कि कैंटीन का मालिक बच्चों को सड़ा हुआ मांस खिलाता है। कई बार शिकायत हुई लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसलिए मैंने स्कूल के बाहर टिफिन बेचने का ठेला लगा लिया। खाना स्वादिष्ट था, दाम भी कम थे। छुट्टी के बाद बहुत से बच्चे मेरे टिफिन खरीदने लगे। लेकिन मेरी बेटी जैसी मैंने सोची थी, उसने छोटी उम्र में ही बाल रंग लिए थे, कान में बाली पहन रखी थी और कुछ बिगड़ी हुई लड़कियों के साथ घूमती थी। मुझे देखते ही एक लड़की बोली, अरे ये तुम्हारे वही जेल काट कर आए पापा हैं। मैं चुप रहा। एक लाल बालों वाली लड़की हंसते हुए बोली, अंकल, सुना है आपने कबाड़ चुराया था और गलती से बिजली की केबल काट दी थी, उसी में 15 साल की जेल हो गई। आपकी किस्मत तो बहुत खराब निकली। नुओ नुओ शर्म से भर गई। मेरे पास आई और बोली, पापा प्लीज यहाँ मत आया करो, आपकी वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती होती है। मैंने मुस्कुराकर उसे टिफिन दिया। तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम्हें स्कूल का खाना पसंद नहीं, इसमें तुम्हारी पसंद की सारी चीजें हैं। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा। यहाँ से चले जाओ। उसने टिफिन मेरे ऊपर फेंक दिया। वह कांपती हुई बोली, बस करो। बचपन से लोग मुझे इसलिए सताते रहे क्योंकि मेरे पिता जेल में थे। बड़ी मुश्किल से अब कुछ दोस्त बने हैं और अब तुम फिर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। उसकी एक सहेली हंसते हुए बोली, अंकल, आपने अपील क्यों नहीं की? मेरे बड़े भाई ने किसी की टांग तोड़ी थी, उसे सिर्फ 3 साल की सजा मिली। आपने तो बस कबाड़ चुराया और 15 साल काट दिए। सच में बहुत मजेदार है। सब जोर जोर से हंसने लगे। असल में मेरी असली सजा का कारण मेरी पत्नी ने कभी बेटी को नहीं बताया। अगर लोगों को पता चल जाता कि वह गुओ जियांगलोंग की बेटी है तो हमारे दुश्मन उसे कभी नहीं छोड़ते। मैंने चेहरे से खाना साफ किया और शांत होकर कहा, जेल जाना कोई गर्व की बात नहीं है, तुम सबको मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने फिर एक टिफिन नुओ नुओ की तरफ बढ़ाया। उसने दांत भींचकर कहा, तुम जैसा डरपोक बाप होना ही सबसे बड़ी शर्म की बात है। तभी स्कूल की कैंटीन का मालिक अपने आदमियों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने नुओ नुओ के लिए रखा टिफिन उठाकर जमीन पर दे मारा और मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाया, हरामजादे, मेरे कैंटीन के सामने धंधा करेगा। मैंने पहले ही कहा था, अगर दोबारा यहाँ टिफिन बेचा तो जान से मार दूंगा। धीरे से बोला, माफ कीजिए, मैं अभी चला जाता हूँ। मैं झुककर टिफिन उठाने लगा। उसने जोर से मुझे लात मार दी। कितनी बार समझाऊं, ये दूसरी बार है। मैं जमीन पर गिर पड़ा। लाल बालों वाली लड़की तुरंत नुओ नुओ से बोली, देखो, तुम्हारे पापा को मार रहे हैं। नुओ नुओ मुट्ठियां भींचे मुझे देखती रही। मैं जानता था वह चाहती थी कि मैं पलट कर जवाब दूं, लेकिन मैंने बहुत पहले लड़ाई छोड़ दी थी। मैंने विनम्र होकर कैंटीन मालिक से कहा, सर, हम भी 15 युआन में खाना बेचते हैं, हम आपसे सस्ता नहीं बेच रहे। बच्चे बस अच्छा खाना खाना चाहते हैं। वह हंस पड़ा। तो तेरे हिसाब से मेरा खाना खराब है? चल जरा देखूं तेरे खाने में ऐसा क्या है। उसके साथ आया एक हट्टा कट्टा आदमी मेरे ठेले तक पहुंचा और एक झटके में पूरा ठेला पलट दिया। सारी सब्जियां और खाना जमीन पर बिखर गया। सब मेरे ऊपर गिर गया। कैंटीन मालिक झुककर मेरे बाल पकड़ते हुए बोला, साले, इतने माँ बाप ने शिकायत की फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब तू मुझे हटाएगा? पता भी है मेरे कितने बड़े लोगों से रिश्ते हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सर, अगर आपको मेरा ठेला पसंद नहीं तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। मेरी यह बात सुनकर नुओ नुओ और भी गुस्सा हो गई। वह मेरी तरफ देखकर चिल्लाने ही वाली थी। उसके चिल्लाते ही लाल बालों वाली लड़की ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कैंटीन का मालिक मुड़ा और गुस्से से नोनो को घूरने लगा। उसके साथ खड़े लड़के लड़कियां डर कर भीड़ में छिप गए और कोई भी नोनो के पास खड़ा नहीं हुआ। ये छोटे मोटे गुंडे सिर्फ सीधे सादे लोगों को डराना जानते थे, लेकिन जैसे ही असली बदमाशों का सामना हुआ, सबकी हिम्मत जवाब दे गई। कैंटीन वाला ठंडे स्वर में बोला, आज कितने टिफिन बेचे हैं? जो भी कमाया है सब निकाल। मैं कुछ पल चुप रह गया। हाँ, मैंने बहुत सारे लंच बॉक्स बेचे थे, लेकिन बच्चों को अच्छा खाना मिले इसलिए मैं बहुत कम मुनाफा रखता था। मेरी कमाई सिर्फ 10% थी। मैं धीरे से बोला, सर, ये तो सरासर ज्यादती है। कैंटीन वाला हंस पड़ा और उस हट्टे कट्टे आदमी की ओर देखकर इशारा किया। वह नीचे झुका, जमीन पर गिरी शिमला मिर्च और मांस उठाया और बोला, वाह,
शिमला मिर्च से ज्यादा तो इसमें मांस है। ऐसे धंधा करेगा तो हमेशा कंगाल ही रहेगा। उसने वही सब्जी मेरे चेहरे पर मल दी और मेरा सिर पकड़कर जोर जोर से रगड़ने लगा। पास खड़े छात्र ये सब देखकर गुस्से से भर गए। खुद घटिया खाना बेचता है और दूसरों को बेचने भी नहीं देता, लेकिन ये ठेले वाला भी कितना डरपोक है। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं अभी हाथ चला देता। मैं किसी तरह उठ बैठा, चेहरे से मिर्च का रस साफ किया। आंख खुलते ही मैंने नोनो के चेहरे पर गहरी निराशा देखी। वह धीमे से बोली, अब कोई तुम्हें मारे तब भी तुम जवाब नहीं दोगे? कैंटीन वाला झल्लाकर बोला, ये लड़की, तुझे क्या मतलब? एक शब्द और बोली तो तेरा स्कूल छुड़वा दूंगा। नहीं सर। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और विनती करते हुए कहा, मैं अभी चला जाता हूँ। अगर पैसे भरने हैं तो मेरी औकात पूरी रकम देने की नहीं है। आप अपना मुनाफा बता दीजिए, मैं वही भर दूंगा। मैं हार मानता हूँ। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। मुझे बेवकूफ समझा है? मैं तुझे अपना मुनाफा बता दूं, फिर मेरा धंधा कैसे चलेगा? इतना कहकर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने मेरे गाल पर 2 जोरदार थप्पड़ मार दिए। नोनो ये देखकर चिल्लाई, एक बार तो पलट कर मारो और कितनी बेइज्जती सहोगे। कैंटीन वाला गरजा। उस बदतमीज लड़की को पकड़कर यहाँ लाओ। वह हट्टा कट्टा आदमी नोनो की तरफ पड़ा। लाल बालों वाली लड़की डर कर तुरंत दूर हट गई और साफ कर दिया कि उसका नोनो से कोई रिश्ता नहीं। मैं घबराकर नोनो की ओर दौड़ा, लेकिन कैंटीन वाले ने मेरी शर्ट पकड़ ली। शर्ट पहले से ही पतली थी। उसने जोर से खींचा और वह फट गई। मेरे सीने का टैटू सबके सामने आ गया। क्षितिगर्भ राजा ती जांग वांग। टैटू देखते ही सब दंग रह गए। नोनो की ओर बढ़ रहा आदमी भी रुक गया और हैरानी से बोला, ये तो गोजियांगलोंग का टैटू है। कैंटीन वाला यकीन नहीं कर पाया। उसने हाथ से टैटू रगड़कर देखा और बड़बड़ाया, कहीं नकली तो नहीं? उसने कई बार रगड़ा, लेकिन टैटू नहीं मिटा। जब उसे यकीन हो गया कि टैटू असली है तो वह जोर से हंस पड़ा। तू एक मामूली टिफिन बेचने वाला और गोजियांगलोंग जैसा टैटू बनवा लिया? बड़ी हिम्मत है। हट्टा कट्टा आदमी थोड़ा घबराया। कहीं ये सच में गोजियांगलोंग तो नहीं? सुना है वो अभी अभी जेल से बाहर आया है। कैंटीन वाला आंखें घुमाकर बोला, दिमाग खराब है क्या? वो करोड़ों की कंपनी का मालिक है। क्या वो सब छोड़कर यहाँ टिफिन बेचेगा? इतना कहकर उसने अचानक मेरे पेट में जोर का मुक्का मारा। मैं दर्द से पेट पकड़कर झुक गया। वह हंसते हुए बोला, टैटू तो बड़ा बहादुरी वाला बनवा लिया। असली गुओ जियांगलोंग अकेले 1000 लोगों से लड़ गया था, और तू तो बस मरने लायक निकम्मा है। उसने मोबाइल निकाला और मेरी एक फोटो खींच ली। अब तेरा खेल खत्म। मैंने तेरी फोटो युआंदा ग्रुप के लोगों को भेज दी है। वो बस आते ही होंगे। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। नुओ नुओ घबरा कर बोली, ये कैसा टैटू बनवा रखा है तुमने? मैंने हल्की सी मुस्कान बनाकर कहा, तुम घर चली जाओ। इतना सुनते ही नुओ नुओ रो पड़ी। तुम तो कबाड़ चोर के नाम पर जेल गए थे, फिर अपने शरीर पर दिजांग वांग का टैटू क्यों बनवाया? क्या तुम्हें पता नहीं, जो भी इन सालों में गोजियांग लोंग बनकर लोगों को धोखा देने की कोशिश करता था, उसे युआंदा ग्रुप के लोग मार डालते थे। प्लीज यहाँ से भाग जाओ। मैं उसे चुपचाप देखता रह गया। कैंटीन वाला गरज कर बोला, भागने की सोच भी मत। पहले तो सिर्फ सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अब तू खुद मौत को बुला रहा है। तभी उसका फोन बज उठा। उसने बेफिक्री से फोन उठाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कॉल खत्म होते ही उसने घबराकर थूक निकला और हकलाते हुए कहा, क्या युआंदा ग्रुप के सारे बड़े लोग खुद यहाँ आ रहे हैं? हट्टा कट्टा आदमी अविश्वास से बोला, सिर्फ एक नकली आदमी के लिए सब लोग आ रहे हैं। कैंटीन वाला ठंडी हंसी हंसकर मेरी तरफ देखकर बोला, देखा, तेरी वजह से खुद बड़े लोग निकल पड़े। अब समझ ले, आज तेरा आखिरी दिन है। नुओ नुओ पूरी तरह टूट चुकी थी। वह कैंटीन वाले की धमकी की परवाह किए बिना मेरे पास आई और मुझे जोर से धक्का देकर रोते हुए बोली, प्लीज जल्दी भाग जाओ। अगर युआंदा ग्रुप वाले आ गए तो तुम बच नहीं पाओगे। उसे इस हालत में देखकर मेरा दिल फिर भर आया। सब मेरी ही गलती थी। मेरी वजह से माँ बेटी ने 15 साल तक तकलीफें झेली थी। नुओ नुओ रोते हुए कैंटीन वाले से बोली, मेरे पापा ने जानबूझकर किसी की नकल नहीं की, उन्हें जाने दो प्लीज। कैंटीन वाला जोर जोर से हंसने लगा। हाँ, कबाड़ चोरी के चक्कर में जेल गया था। इससे ज्यादा शर्मनाक भी कुछ हो सकता है क्या? नुओ नुओ की आंखें अपमान से भर गईं, लेकिन उसने फिर भी मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से ले जाने लगी। तभी कैंटीन वाले ने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया। वह ठंडी हंसी के साथ बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा। नुओ नुओ की आंखों से आंसू बह निकले। कैंटीन वाला हंसते हुए बोला, अब रोने से कुछ नहीं होगा। चारों तरफ से घिर जाने पर नुओ नुओ घबरा गई। उसने अपने तथाकथित दोस्तों की तरफ देखकर टूटे हुए स्वर में कहा, तुम लोग हमारी मदद करोगे ना? लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। तभी लाल बालों वाली लड़की बोली, अगर तू सच में हमारी दोस्त है तो हमें इस मुसीबत में मत घसीट। इतनी बड़ी आफत मोल लेकर अब हमें भी मरवाना चाहती है? तू हमारी दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। उसके इतना कहते ही बाकी लड़कियां भी बोल उठी। हाँ,
हाँ, क्या हम तेरे साथ मरने आए हैं? मजाक मस्ती तक ठीक थी, लेकिन युआंदा ग्रुप से कौन दुश्मनी लेगा? नुओ नुओ ने गिड़गिड़ाकर कहा। मैं तुमसे उनके खिलाफ लड़ने को नहीं कह रही, बस हमें यहाँ से निकलने दो प्लीज। लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। मैं समझ गया कि इस पल उसकी दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। मुझे सिर्फ उस पर तरस आ रहा था। 15 साल जेल में रहने के दौरान उसने न जाने कितनी जिल्लतें झेली होंगी। शायद इसलिए उसने इन आवारा लड़के लड़कियों का साथ पकड़ा था। घबरा कर वो भीड़ को चीर कर निकलने लगी, लेकिन उसका नाजुक शरीर उन गुंडों के सामने टिक ही नहीं सकता था। कैंटीन वाला झल्ला कर आगे बढ़ा और नो नो को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया, लेकिन उसका हाथ उसके गाल तक पहुंचने से पहले ही मैंने पकड़ लिया। क्या बात है, एक टिफिन बेचने वाला मुझे धमकी देगा? मैं शांत स्वर में बोला। मैंने बहुत पहले लड़ाई छोड़ दी है। वो घमंड से हंस पड़ा। तो आज फिर से लड़ना सीख जा। इतना कहकर उसने नो नो को लात मारने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे तेज था। जैसे ही उसने पैर उठाया, मैंने उसकी दूसरी टांग पर जोरदार लात मारी। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। भीड़ में कई लोग हंसी नहीं रोक पाए। अपनी बेइज्जती से तिलमिलाया कैंटीन वाला उठ खड़ा हुआ और गुस्से से मेरी तरफ चीखने लगा। उसकी बात पूरी होते ही वो हट्टा कट्टा आदमी अपने लोगों के साथ मुझ पर टूट पड़ा। नुओ नुओ घबरा गई। भीड़ में मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो रोते हुए बोली, चलो अभी चलते हैं। मैंने उनकी ओर देखा जो मेरी तरफ दौड़ रहे थे। फिर हल्की सी सांस लेकर नो नो के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम सच में गो जियांग लोंग को इतना मानती हो? वो एक पल के लिए चौंक गई। मैंने शांत स्वर में कहा, तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ गो जियांग लोंग कैसे लड़ता है। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी मेरे सामने आ पहुंचा। उसने पूरी ताकत से मुक्का मेरे चेहरे पर दे मारा। मैं जरा भी नहीं हिला। मैंने बस एक हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली। वो पूरी ताकत लगाता रहा, लेकिन उसका मुक्का 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। अपने सरदार को फंसा देखकर बाकी गुंडे भी मुझे घेरने दौड़े, लेकिन मैंने उसी हट्टे कट्टे आदमी को उठाकर उनके ऊपर दे मारा। वो अपने ही साथियों पर जा गिरा और कई लोग एक साथ जमीन पर लुढ़क गए। कैंटीन वाला घबराकर चिल्लाया, खड़े क्या हो? इतने सारे होकर भी एक टिफिन बेचने वाले को नहीं संभाल पा रहे? मौका देखकर नो नो ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो जल्दी, युआंदा ग्रुप के लोग आ गए हैं। मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर आज हम चले गए तो ये लोग फिर कभी चैन से नहीं जीने देंगे। आज ही सब खत्म कर देते हैं। नो नो घबराकर बोली, बड़ी बड़ी बातें मत करो, पहले खुद को बचाओ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने किसी की नकल नहीं की है। वो हैरान होकर मुझे देखने लगी। मैं समझ गया, अब सच छिप नहीं सकता था। उसी वक्त आसमान से तेज आवाज गूंजी। सबने हैरानी से ऊपर देखा। 2 हेलीकॉप्टर हमारी तरफ बढ़ रहे थे। कैंटीन वाला खुशी से उछल पड़ा और मेरी तरफ उंगली करके बोला, बहुत लड़ाई कर ली ना, अब तेरी मौत पक्की है। युआंदा ग्रुप आ गया, आज तेरा आखिरी दिन है। तमाशा देख रहे लोग तुरंत दोनों तरफ हट गए। सड़क के आखिर से एक के बाद एक रोल्स रॉयस और मेबैक की लंबी कतार हमारी तरफ बढ़ने लगी। इतना बड़ा काफिला देखकर नो नो का पूरा शरीर कांपने लगा। वो रोते हुए बोली, माँ ने अकेले मुझे पाला, 15 साल तक तुम्हारा इंतजार किया। वो हमेशा कहती थी कि तुमसे नफरत मत करना, कहती थी कि तुम भरोसे के लायक इंसान हो। लेकिन ये कैसी समझदारी है? तुमने खुद पर इतनी बड़ी मुसीबत क्यों ले ली? मैंने गहरी सांस ली। मुझे माफ कर दो। मैंने उसके दोनों गाल अपने हाथों में थाम लिए। उसे इस तरह टूट कर रोते देखकर ऐसा लगा जैसे मेरा दिल भी टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। तभी गाड़ियों का काफिला रुक गया। एक एक करके मेरे भाई नीचे उतरे और मेरी तरफ बढ़ने लगे। कैंटीन वाला भागकर उनके पास पहुंचा और खुशामद करते हुए बोला, साहब यही है वो हरामी। फिर मेरी तरफ उंगली करके बढ़ा चढ़ाकर बोला, यही गो जियांग लोंग बनकर घूम रहा था। मैंने सोचा युआंदा ग्रुप की इज्जत का सवाल है, इसलिए इसे सबक सिखा दूं। लेकिन ये तो युआंदा ग्रुप को भी कुछ नहीं समझता। ये सुनकर भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। अरे सच में युआंदा ग्रुप है? अब तो ये आदमी गया। इतने बड़े लोग एक साथ पहली बार देख रहे हैं। यार काश इनमें से कोई मुझे अपना छोटा भाई बना ले। चुप रहो, ये कोई गली के गुंडे नहीं है। यहाँ तक कि नो नो के साथ घूमने वाले वे छोटे मोटे गुंडे भी मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। उनकी दिखावटी दोस्ती अब बेहद छोटी और हास्यास्पद लग रही थी। लेकिन उन सब से अलग मेरे भाई सिर्फ मुझे देख रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। ये सब मेरे अपने थे। मैं 15 साल जेल में रहा और ये 15 साल पूरे 5400 दिनों तक मेरा इंतजार करते रहे। इनकी वफादारी कभी नहीं डगमगाई। मैंने सोचा था अब इनसे दोबारा मुलाकात नहीं होगी, लेकिन किस्मत ने हमें फिर मिला दिया। मेरे भाई मेरी तरफ बढ़ने लगे। उधर कैंटीन वाला अब भी अपनी झूठी बहादुरी का ढिंडोरा पीट रहा था। इतने में नो ने देखा कि सब लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं।
वो डर से कांप उठी और हकलाते हुए बोली। सर, आप सब मेरी बात सुनिए। नुओ नुओ कांपती हुई बोली। ये मेरे पापा हैं। ये कई साल पहले जेल गए थे। ये टैटू भी उसी समय का है। इनके लौटने के बाद भी मैं इनसे दूर रही क्योंकि मुझे इनका जेल जाना पसंद नहीं था। इसलिए आज पहली बार मैंने इनका टैटू देखा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इन्हें कभी ऐसा टैटू दिखाने ही नहीं देती। मेरी माँ ने 15 साल तक इनका इंतजार किया है। इनका युआंदा ग्रुप से कोई झगड़ा नहीं है। इन्होंने कभी गुओ जियांगलोंग बनने का नाटक भी नहीं किया। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी वजह से नुओ नुओ सचमुच घुटनों पर बैठ गई। उसे उस हालत में देखकर मेरा दिल टूट गया। काश वो मुझे पहले की तरह नफरत ही करती रहती। तभी कैंटीन वाला ताना मारते हुए बोला, तू खुद को क्या समझती है? तेरे घुटनों की कोई कीमत नहीं है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि युआंदा ग्रुप के सभी डायरेक्टर एक साथ घुटनों पर बैठ गए। वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। सभी डायरेक्टर एक साथ सम्मान से बोले, ड्रैगन भाई। अचानक हुए इस नजारे से नुओ नुओ की आंखें फटी रह गईं। कैंटीन वाले का चेहरा भी सफेद पड़ गया। वो घबराकर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? उसकी बात खत्म होते ही लोगों ने उसे जमीन पर दबोच लिया। लाल आंखों से उसे घूरते हुए वे गरजे, चुप! कैंटीन वाला डर के मारे चीख पड़ा। मैं नुओ नुओ के पास गया और उसे उठाया। वो खड़ी हो गई, लेकिन सारे डायरेक्टर अब भी घुटनों पर ही थे। जब तक मैं कुछ नहीं कहता कोई उठने की हिम्मत नहीं कर रहा था। नुओ नुओ ने कांपते हुए पूछा, क्या 15 साल पहले वाली कहानी सच है, जब तुमने अकेले एक तलवार से 1000 लोगों का सामना किया था और आधी नदी खून से लाल हो गई थी? एक इंसान 1000 लोगों से कैसे लड़ सकता है? मैंने शांत स्वर में कहा, हाँ वो सब सच है, लेकिन पहले इसका हिसाब कर लेते हैं, फिर सब बताऊंगा। मैंने कैंटीन वाले की तरफ देखा। मेरे इशारे को समझते ही भाई लोग उसे घसीट कर मेरे सामने ले आए। वही हट्टा कट्टा आदमी जो अभी तक अकड़ दिखा रहा था, अब डर के मारे कांप रहा था। उसके पैरों में इतनी जान नहीं बची कि भाग सके। डर इंसान को अंदर से तोड़ देता है। भागते भागते उसके पैर जवाब दे गए और वो वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। भाई लोग उसे और उसके सभी आदमियों को पकड़कर मेरे सामने ले आए। मैंने लाल बालों वाली लड़की की तरफ देखा और कहा, उसे भी और उसके साथ वालों को भी ले आओ। जो लड़की थोड़ी देर पहले हमारा मजाक उड़ा रही थी, उसका चेहरा डर से उतर गया। कुछ ही सेकंड में भीड़ उससे दूर हट गई। गुओ जियांगलोंग का नाम सुनकर कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। नुओ नुओ के साथ घूमने वाले सारे लड़के लड़कियां अब सिर झुकाए कांपते हुए मेरे सामने आकर खड़े थे। तभी एक भाई मेरे पास आया और आदर से बोला, ड्रैगन भाई, इनके साथ क्या करना है? मैंने कैंटीन वाले की तरफ देखा। वो कांपते हुए रो पड़ा। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और नीचे देखते हुए बोला, मैंने कभी तेरा धंधा छीनने की कोशिश नहीं की। हमारे लंच बॉक्स की कीमत एक ही थी। बच्चे अगर तेरा खाना लेते तो आराम से कैंटीन में बैठकर खाते, लेकिन मेरा खाना लेने के बाद उन्हें बाहर सड़क किनारे बैठना पड़ता था। फिर भी वे मेरा खाना क्यों खरीदते थे? कैंटीन वाले ने घबराकर और हकलाते हुए बोला, क्योंकि मैं लालची था। मैंने बच्चों के साथ गलत किया। मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। तभी एक भाई टूटी हुई रेहड़ी के पास आया और बोला, ड्रैगन भाई, रोज करीब 300 लंच बॉक्स बेचते हैं। बताओ, ये खाना तुमने गिराया था या पैसे देकर खरीदा था? कैंटीन वाला जल्दी से बोला, मैंने खरीदा था। मैंने देखा ड्रैगन भाई बहुत मेहनत करते हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर खाना खरीदा है तो अब इसे खाओ। वह जमीन पर पड़े पहाड़ जैसे ढेर को देखकर स्तब्ध रह गया। एक भाई गरज कर बोला, खा। कैंटीन वाला फौरन जमीन पर रेंगता हुआ गया और कुत्ते की तरह छुपकर खाना खाने लगा। मैंने पूछा, कैसा है स्वाद? वह खाते खाते बोला, बहुत अच्छा, मेरे खाने से कहीं ज्यादा अच्छा। मैंने कहा, तो फिर पूरा खत्म करो। वह घबरा कर बोला, ये तो 300 लोगों का खाना है, मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ? इतना सुनते ही भाई लोग भड़क उठे। अकेले नहीं खा सकते तो हम मदद कर देते। उन्होंने उसका सिर जबरदस्ती खाने में दबा दिया। वह तड़पते हुए जमीन से खाना निगलने लगा। मैंने उस हट्टे कट्टे आदमी और उसके साथियों की तरफ देखा। तुम लोग मदद नहीं करोगे? बस इतना सुनना था। भाई लोग उन्हें भी घसीट कर लाए और सबके सिर खाने में दबा दिए। एक भाई ठंडे स्वर में बोला, खा लो, फिर सफर पर निकलना है। इतनी सी बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। कैंटीन वाला कांपते हुए बोला, ड्रैगन भाई, कौन सा सफर? एक भाई बोला, हमारे विदेश में खान है, वहां युद्ध चलता रहता है, बीमारियां फैली रहती हैं। अगर किस्मत अच्छी हुई तो बस एक हाथ या एक पैर खोकर 10 साल बाद लौट आओगे, और किस्मत खराब हुई तो सिर्फ तुम्हारी राख वापस आएगी। ये सुनते ही कैंटीन वाला और उसका गुंडा रो पड़े। प्लीज
हमें मत भेजिए। भाई ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं जाना चाहते? ठीक है, लेकिन युआन द ग्रुप तुम्हें खुद वहां जाने की भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। कैंटीन वाला घुटनों के बल मेरे पास रेंगते हुए आया। वह रोते हुए बोला, ड्रैगन भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे विदेश मत भेजिए। मैंने सुना है वहां की खानों में मजदूर या तो बम धमाकों में मर जाते हैं या हथियारबंद लोग उनके हाथ पैर काट देते हैं। मुझे क्यों भेज रहे हैं? मैं भी इंसान हूँ, मुझसे बस एक गलती हुई है, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, सुना है स्कूल का प्रिंसिपल तुम्हारा चचेरा भाई है। तुम्हारी कई बार शिकायत हुई, लेकिन हर बार मामला दब गया, और जिन अभिभावकों ने तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाई उनके बच्चों को ही स्कूल से निकाल दिया गया। क्या ये सच है? उसने नजरें झुकाकर धीरे से कहा, वो उनकी भी गलती थी, पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं मिला, प्राइवेट स्कूल में आकर भी हंगामा कर रहे थे। मैंने उसकी बात बीच में ही रोक दी। तो तुम्हारे हिसाब से ताकतवर कमजोर पर जुल्म कर सकता है? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अगर ऐसा है तो क्या मुझे भी तुम्हारे साथ वही करने का हक है? मैंने गहरी सांस ली। बच्चे बढ़ने की उम्र में हैं। मुझे पता है कि कारोबार में मुनाफा जरूरी होता है, लेकिन बच्चों के खाने में तो कम से कम इंसानियत रखनी चाहिए। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूं, लेकिन क्या तुमने कभी उन बच्चों के बारे में सोचा? कैंटीन वाला रोते हुए बोला। मुझसे गलती हो गई। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही भाई लोग उसे घसीट कर ले गए। जैसा उन्होंने कहा था, जाना या न जाना उनके हाथ में नहीं था। आखिर में युआन द ग्रुप उन्हें खुद अपनी सजा स्वीकार करने पर मजबूर कर ही देता। अंकल, अब हम कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। मैंने उसके लाल बालों पर हल्के से हाथ फेरा और शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ करने का कभी नहीं सोचा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग मन लगाकर पढ़ाई करो, इन बेकार की चीजों के पीछे मत भागो। स्कूल में गुंडागर्दी करना, दर्जनों फर्जी बड़े भाइयों के पीछे घूमना, तुम्हें आज ये सब बड़ा रौब लगता होगा, लेकिन जब असली दुनिया में कदम रखोगे, यही आदतें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने एक लंबी सांस ली और चुपचाप बिखरे हुए अपने ठेले का सामान समेटने लगा। मुझे खुद सामान उठाते देख मेरे पुराने साथी दौड़ पड़े और मेरी मदद करने लगे। मैंने हंसते हुए पूछा, आखिर सब लोग हमसे इतना डरते क्यों हैं? लगता है जैसे युआन द ग्रुप कोई गैंगस्टर गिरोह हो। वे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सामान समेटने के बाद मैंने नुओ को इशारे से अपने साथ चलने के लिए कहा। वह मेरे साथ चलने लगी, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। मेरे सारे साथी अब भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। मेरे पास सिर्फ एक लंच बॉक्स बचा था। मैंने वह उसे देते हुए अफसोस से कहा, शुरुआत में जो लंच बॉक्स मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, उसे मैंने बड़े प्यार से दिल का आकार देकर सजाया था। नुओ ने लंच बॉक्स लिया, आंसू पोंछे और धीमे से बोली, मुझे लगा था आज हम दोनों मारे जाएंगे। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम ही गो जांगलोंग हो। जब तुम्हें इतना डर लग रहा था, फिर भी तुम मेरे सामने क्यों खड़ी हो गई थी? चाहे मैं इन 15 सालों तक तुमसे कितनी भी नाराज रही हूँ, लेकिन तुम मेरे पापा हो और वही इंसान हो जिसका माँ ने हर दिन इंतजार किया है। इन 15 सालों में मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, लेकिन अब मैं तुम दोनों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद नुओ थक गई। वह सड़क किनारे बने पत्थर पर बैठना चाहती थी। मैंने तुरंत रुमाल निकालकर पत्थर साफ किया, फिर उसे बैठाकर चॉपस्टिक थमा दी। एक पिता होने के नाते मैं बस इतना ही कर सकता था। खाते खाते उसने पूछा, पापा, वो क्या कहानी थी कि आपने अकेले 1000 लोगों का सामना किया था? मैं हल्का सा मुस्कुराया। वो कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। मैंने अतीत याद करते हुए कहना शुरू किया। 15 साल पहले मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर युआन द ग्रुप बनाया था। हम ईमानदारी से कारोबार करते थे, लेकिन उस समय हालात आज जैसे शांत नहीं थे। कई अपराधी गिरोह बार बार हमसे जबरदस्ती हमारा कारोबार छीनने की कोशिश करते थे। सबका गुस्सा फूट पड़ा था। हर कोई लड़ना चाहता था, लेकिन मैंने कहा, तुम सबके घर परिवार हैं। अगर तुम लोग उनसे भिड़ोगे तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। बेहतर होगा कि सीधे उनके सरगना को ही खत्म कर दिया जाए। नुओ ने घबराकर पूछा, मुझे पता है, मैंने वो कहानी सुनी है। तुम लोगों ने मौत की चिट्ठी निकाली थी और वो चिट्ठी तुम्हारे नाम निकली थी, है ना? हाँ, उसी दिन मुझे लगा था कि शायद मैं जिंदा वापस नहीं लौटूंगा, इसलिए मैंने अपने शरीर पर तेजांग का टैटू बनवाया था। फिर मैंने उसे 15 साल पुरानी पूरी घटना बताई। मैंने अपने पूरे शरीर पर लोहे की कई परतें बांध ली थी। उनसे चलना मुश्किल था, इसलिए मैं दुश्मनों के कबाड़ खाने की जमीन के नीचे छिप गया। जैसे ही उनका सरगना मेरे ऊपर आकर खड़ा हुआ, मैंने नीचे से वार किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। लेकिन उसके बाद
मुझे अकेले ही सैकड़ों लोगों का सामना करना पड़ा। मुझे याद भी नहीं कि उस दिन मुझ पर कितने वार हुए थे। बस एक बात अच्छी रही, मेरे शरीर पर बंधी लोहे की प्लेटों ने मेरी जान बचा ली। जब उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े तब उन्हें पता चला कि मैंने अपने शरीर पर मध्ययुगीन कवच की तरह लोहे की कई परतें बांध रखी थीं। वे पागल हो गए और बुलडोजर जैसी भारी गाड़ियां चलाकर मुझे कुचलने की कोशिश करने लगे। तभी पुलिस समय पर पहुंच गई और मेरी जान बच गई। जेल पहुंचने के बाद मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी पता चला कि मैं पिता बनने वाला हूं। मैंने नुओ नुओ की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, तुम्हारा अच्छा पिता बनने के लिए मैंने जेल में पूरी ईमानदारी से सुधार किया, इसलिए मेरी सजा 5 साल पहले ही कम कर दी गई ताकि मैं तुम्हें बड़ा होते देख सकूं। नुओ नुओ ने हैरानी से पूछा, तो माँ ने मुझे ये सब कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि जिन लोगों से हमारा सामना था वे बहुत खतरनाक अपराधी थे। हमें डर था कि कहीं वे तुम तक न पहुंच जाए। इसी वजह से इन 15 सालों में मैंने अपने साथियों को भी तुम्हारी माँ की मदद करने से रोके रखा। लेकिन अब तो आप वापस आ गए हैं, फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पीछे खड़े अपने साथियों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम जानती हो 15 साल बाद भी ये सब लोग मुझे अपना चेयरमैन क्यों मानते हैं। तभी मेरे एक साथी की आंखें भर आईं। वह बोला, उस समय ड्रैगन भाई की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन शुरू से ही अपनी जान हम सबके लिए कुर्बान करने का फैसला कर चुके थे। मैं कड़वी मुस्कान के साथ नुओ नुओ से बोला, उस समय मुझे तुम्हारे होने का पता भी नहीं था। मैंने तो तुम्हारी माँ को चिट्ठी लिखकर ये तक कह दिया था कि अगर मैं वापस न लौटूं तो वह किसी और से शादी कर ले। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने वाली है तो मैं कभी भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करता। मैंने भाइयों से कहा, अब तुम लोग जाओ, लोग मुझे सच में माफिया समझेंगे। एक भाई बोला, ड्रैगन भाई, 15 साल पहले आपने हमारी जान बचाई थी, आज हमारी बारी है आपका एहसान चुकाने की। मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर सच में मेरा साथ देना चाहते हो तो बस मेरा काम बढ़ाने में मदद कर दो। भाइयों ने तुरंत कहा, एक कैंटीन नहीं, पूरे 26 कैंटीन आपके हवाले। मैं पहले झिझका, लेकिन नुओ नुओ की खुशी देखकर मैंने हां कर दी। 1 महीने बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। नुओ नुओ अब मन लगाकर पढ़ाई करती थी। मैंने पत्नी और बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू की। उस दिन के बाद दुनिया के लिए ड्रैगन भाई खत्म हो गया। अब सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करने वाला एक कैंटीन वाला रह गया।